हेलो। आज हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद, उसका अर्थ, उस परिभाषा और उसकी विशेषताएं और प्रयोगवाद। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद छायावाद की अत्यधिक रोमांटिक कल्पनाशील भावनात्मक कविताओं के विरुद्ध विकसित हुआ है। छायावादी काव्य में व्यक्तिक प्रेम की अधिकता थी, उसमें यथार्थ जीवन का अभाव था और सामाजिकता का भी अभाव था। इसलिए कविता को आम आदमी से जोड़ने के लिए प्रगतिवादी काव्यधारा का उदय हुआ। प्रगति का साधारण अर्थ होता है आगे बढ़ना, प्रगति करना, उन्नति करना, जिसका मूल आधार होता है जो इसका अर्थ विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित साहित्य से लिया जाता है, जिसका मूल आधार मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रगतिवाद पर बहुत प्रभाव पड़ा था। तो मार्क्स की जो दास कैपिटल पुस्तक जो थी, सामंती शासन की जड़ें उखाड़ फेंकी और उसने पूंजीवाद का भीषण विरोध किया गया था। मजदूरों और किसानों की सत्ता को सर्वप्रमुखता दी गई थी। इस तरह सामाजिक आर्थिक विषमता मिटाने के लिए जो नई विचारधारा सामने आई उसे प्रगतिवाद का नाम दिया गया। तो विभिन्न विद्वानों ने प्रगतिवाद की अनेक व्याख्या भी की, जैसे डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार सामान्यतया मार्क्स के सौंदर्य शास्त्र का नाम प्रगतिवाद है, लेकिन 20वीं सदी में भरत मुनि या अरस्तु के अभाव में ऐसा सौंदर्य शास्त्र रचने वाला कोई आचार्य नहीं हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि प्रगतिवाद साम्यवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्रगतिवाद में जीवन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पाया जाता है। इसका प्रमुख अंग द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, साम्यवाद और राष्ट्रीय भावना है। यही कारण है कि इसमें सर्वहारा वर्ग की सामाजिक चेतना और भावबोध को अभिव्यक्त किया गया है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन रांगेय राघव आदि। प्रगतिवाद की कुछ विशेषताएं भी थी। इसमें रूढ़ियों का विरोध, शोषितों के प्रति सहानुभूति, यथार्थपरक दृष्टि, प्रकृति प्रेम, नारी और ईश्वर संबंधी विचारधारा में यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे शोषण के विरुद्ध आक्रोश था प्रगतिवाद में। प्रकृतिवादी कवियों ने किसान, मजदूर व मध्यम वर्ग के लोगों की सामाजिक स्थिति का वास्तविक चित्रण किया था और आर्थिक विषमता के कारण वर्ग संघर्ष को भी बढ़ावा दिया था। शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, नागार्जुन आदि कवियों ने शोषण के विरुद्ध आक्रोश प्रकट करते हुए अपनी सहानुभूति और संवेदना व्यक्त की। जैसे इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, मुझ में भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है, पल भर में मैं सब में से गुजरना चाहता हूँ। तो इस तरह इन कवियों ने वर्तमान जीवन की विषमता का, दुख, दैन्य और त्रासदी को भली भांति चित्रित किया है। दूसरी विशेषता हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम की भावना। प्रगतिवादी कवियों ने राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में विदेशी दासता का विरोध किया। उन्होंने राष्ट्र प्रेम और मातृभूमि के प्रेम को अपनी कविताओं में उभारा था। वे देश की जड़ भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठ करके सत्य, अहिंसा, प्रेम की भावनाओं को विश्व में जहाँ कहीं देखते हैं उसे भारत का ही पर्याय समझते हैं। दिनकर की जो भारत कविता है उसमें कुछ ऐसे विचार हैं जहाँ वे भूखंड को भारत न मान करके भावनाओं को भारत का प्रतीक कहते हैं। इसके साथ ही पूंजीवाद और सामंती शक्तियों का विरोध तथा सामाजिक सुधारों पर बल देते हैं, जैसे निज मातृ भू हिमतर मिटे वह प्राण हमको दीजिए, हो राष्ट्रहित बलिदान हम वरदान हमको दीजिए। तीसरी विशेषता है इसकी सामाजिकता। प्रगतिवादी कवियों ने अपनी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्ति दी। वे जो भी अपने आसपास के वातावरण में, समाज में जो देखते थे उसी का चित्रण उन्होंने किया, जैसे कुरीतियों को हटाना और निम्न वर्ग की जो दशा थी उनको सुधारने की प्रेरणा देना। तो निराला की जो विधवा शीर्षक कविता है और भिक्षुक और वह तोड़ती पत्थर, इन कविताओं में इनकी दीनहीन दशा का चित्रण करके जन चेतना को जगाया है। जैसे वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, जहाँ नहीं छायादार पेड़
लिए हथौड़ा हाथ वह तोड़ती पत्थर। तो इस तरह समाज में व्याप्त बुराइयों को और सामाजिक पिछड़ेपन का चित्रण करते हुए व्यवस्था को सुधारने की प्रेरणा दी है। फिर अंतर्राष्ट्रीयता की भावना। प्रकृतिवादी कवियों ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का चित्रण किया। इन्होंने रूस, अमेरिका, अफ्रीका की जनता के संघर्षों तथा अभियानों का समर्थन किया। और जैसे नागार्जुन की एक कविता में लुमुम्बा की हत्या पर दुख प्रकट करते हुए अहिंसात्मक आंदोलन का समर्थन किया। वे लिखते हैं कि मैं सुनता हूँ अफ्रीका की आत्मा का आक्रोश, मैं सुनता हूँ काली धरती के कण कण का रोष। तो यही नहीं, इन कवियों ने युद्ध विभीषिका को और आणविक शक्ति को, बड़े राष्ट्रों की आक्रामक कार्यवाहियों का भी विरोध किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। फिर नारी समानता का चित्रण। प्रगतिवाद में नारी की आत्मा को पहचानते हुए उसकी रचनात्मक शक्तियों को उजागर किया। प्रगतिवाद में स्त्री पुरुष की समानता को समान समझा गया और वे अपने परिश्रम से समाज की संरचना में योगदान करती है। जैसे दिनकर जी की उर्वशी जो रचना है उसमें नारी का बखान करते हुए कहा है, नारी ही वह माँ सेतु है जिस पर उद्देश्य से चलकर नए मनुज, नए प्राण दृश्य जग में आते रहते हैं। फिर ग्रामीण जीवन का चित्रण। प्रकृतिवादी कवियों ने शहरी जीवन की विडंबनाओं का चित्रण करने के साथ साथ ग्रामीण जीवन की दुर्दशा का भी चित्रण किया। ग्रामीण किसान अकाल, प्राकृतिक प्रकोप की चपेट में आकर घर से बेघर हो जाते हैं। कवि नागार्जुन ने इस स्थिति का अकाल व उसके बाद शीर्षक कविता में इसका वास्तविक चित्रण किया। जैसे कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक छिपकलियों की लगी भीत पर गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो इस तरह पंत जी की भी भारत माता ग्रामवासिनी कविता में भी रूढ़िग्रस्त पिछड़े हुए ग्रामीणों की दयनीय दशा का चित्रण किया गया। फिर प्रगतिवाद की अगली विशेषता हम देखते हैं, भाषा शैली। तो प्रगतिवाद ने सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया। उसमें छायावाद की तरह क्लिष्ट भाषा, छद्म भाषा नहीं थी। सपाट बयानी इसकी प्रमुख विशेषता है। भाषा में ओज गुण की प्रधानता है। लौकिक मुहावरों का प्रयोग और लोक बोलचाल की शब्दावली की काव्य रचनाएं हैं। जैसे निराला की जो भिक्षुक कविता है उसमें भी एक भिक्षुक की स्थिति का सहज भाषा में चित्रण कर दिया गया। जैसे वह आता पछताता पथ पर जाता, दो टुक कलेजे के करता, लिए लुकुटी हाथ, पेट और पीठ मिले हुए, वह भारत का भिक्षुक है। तो इस तरह उन्होंने मुक्त छंदों का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र कविताओं की रचनाएं ही अधिक की। तो इन सब विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि छायावादी कविता में जहाँ कोरी कल्पना और रोमांटिक भावनाओं की प्रधानता रही, वहाँ प्रगतिवाद में यथार्थ चित्रण का विशेष रूप से, यथार्थ स्थिति का विशेष रूप से चित्रण हुआ। इन कविताओं में सामाजिक व आर्थिक विषमता ही उभर कर सामने आई है। फिर हम पढ़ते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद क्या है कि आधुनिक हिंदी काव्य धारा में सबसे अंतिम जो काव्य प्रवृत्ति विकसित हुई उससे प्रयोगवाद नाम दिया गया। तो प्रयोगवादी रचना चौथे दशक के बाद प्रकाश में आई। द्विवेदी युग में जो उपदेशात्मकता और प्रधान काव्य रचनाएं लिखी गई उनका विरोध छायावाद तथा रहस्यवाद की कविताओं में देखा गया, लेकिन इनमें भी श्रृंगारिकता, कल्पना शक्ति, कल्पनाशीलता, चित्रमयता भी भाषा के कारण अधिक दिनों तक इसका प्रभाव नहीं रहा। तो गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार कि प्रयोगवाद में कवि क्या कहना चाहता है कि बजाय उसे कैसे कहना है उसकी चिंता अधिक रहती है। इसमें काव्य की अपेक्षा शिल्प और कथ्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रयोग प्रमुख जो है भावोदय इसका जो हुआ 1943 में हुआ था। उस समय अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक नामक काव्य संग्रह का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना थी। अज्ञेय ने 1943 से लेकर सन 1973 तक चार तार सप्तक प्रकाशित किए थे। वे ये प्रयोगवादी कवि के नाम से जाने गए थे। तो इनके अलावा नई कविता एवं प्रतीक, निष्कर्ष नामक पत्रिकाओं के द्वारा भी प्रयोगवादी काव्यधारा का विकास हुआ। साठोत्तरी कविता आगे चलकर नई कविता के नाम से जानी गई, अर्थात प्रयोगवाद ही नई कविता के रचनाकार माने गए।
तो इसकी कुछ विशेषताएं हम देखते हैं कि युद्ध की विषमता का चित्रण, सामाजिक विषमता का चित्रण, शहरी जीवन की विविधताओं का चित्रण, संघर्षशीलता का चित्रण, सांस्कृतिक चेतना का विकास, भाषा एवं शैली। तो तार सप्तक जिन दिनों में प्रकाश में आया था, द्वितीय विश्व युद्ध के काले बादल मंडरा रहे थे, अतः इन कवियों ने युद्ध की भयानकता और उत्पीड़न को, मानव की दुर्दशा का सटीक चित्रण किया। तो अज्ञेय की जो कविता है हिरोशिमा, यह एक मार्मिक कविता है जिसमें जापान के जो नगर में भीषण तबाही हुई थी उसका चित्रण किया गया। जैसे उस दिन सूरज नहीं उगा था, आकाश में फटी मिट्टी से आग उठी थी। तो प्रयोगवादी कविता में समाज में व्याप्त ऊंच नीच, सांप्रदायिकता, विध्वंस, व्यर्थ की रूढ़ियों और रीति रिवाजों का सटीक चित्रण मिलता है। और वर्तमान युग में आम आदमी के लिए रोजी रोटी कमाना कठिन हो गया है, उसके लिए जीवन संघर्ष अधिक करना पड़ता है, तो ऐसी आर्थिक विषमता का उन्होंने चित्रण किया। शहरी जीवन की विविधताओं का चित्रण, जैसे अज्ञेय ने अपनी रचना में लिखा है कि सांप तुम सभ्य हुए तो नहीं, तुम्हें नगर में बसना भी नहीं आया, फिर एक बात पूछूं उत्तर दोगे, डसना कहाँ से सीखा, विष कहाँ से पाया। तो ये सामाजिक वातावरण जो तनाव में हो गया है, इसकी उन्होंने चित्रण किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। फिर संघर्षशीलता, संघर्षपूर्ण स्थिति में बुद्धिजीवी साहित्यकार ही छुटकारा दिला सकता है। जैसे डॉक्टर धर्मवीर भारती की कविता के हम कुछ पंक्तियां यहाँ देखते हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, मुझे मत फेंको, क्या जाने कब कोई अभिमन्यु जीवन के महाभारत में काम आए। सांस्कृतिक चेतना का विकास, नई कविता में कुछ कवियों ने पाश्चात्य संस्कृति के उत्पन्न प्रदूषण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया और सांस्कृतिक हनन से बचाव की प्रेरणा दी। आज भौतिक विलासिता बहुत बढ़ती जा रही है, इसलिए मनुष्य का खान पान, आचार विचार, रहन सहन स्वच्छंद हो गया है, इसलिए हमारे सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, मर्यादाएं नष्ट हो गई है। तो एक अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप में सांस्कृतिक संरक्षण की प्रेरणा दी गई है। जिस द्वीप यदि नदी पर हावी होता है तो अस्तित्व को मिटाने के साथ साथ नदी के पानी में कीचड़ पैदा कर देता है, इसलिए द्वीप को स्थिर समर्पण करना चाहिए। फिर भाषा शैली, प्रयोगवादी काव्य में भाषा की टेक्निक ही मुख्य बात थी। इस नई कविता में बात को सीधे सीधे न करके प्रतीक भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। जैसे कवि अज्ञेय ने कहा था कि अब ये रूपक और प्रतीक मैले हो गए हैं, परंपरागत उपमानों के बजाय कुछ नवीन कल्पनाएं प्रस्तुत की जाए। तो इस तरह प्रयोगवाद काव्य रचनाएं एक और तो मनुष्य की जो कुंठित मानसिकता होती है उनका, और दूसरी तरफ आर्थिक विषमता, सामाजिक उत्पीड़न और राजनीतिक अवसरवादिता जैसी समस्याओं का निरूपण करता है। तो आज की जो नई कविता है हमारे युग का जीवन का जीवित दस्तावेज है। फिर आगे हम पढ़ते हैं नई कविता। नई कविता 70 के दशक में समकालीन कविता का एक आंदोलन चला, जिसका सूत्रपात सूर्योदयी कविता के नाम से भारत भारती में प्रकाशित वीरेंद्र कुमार जैन ने किया था। और नई कविता के कवि जैसे जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, धूमिल, लीलाधर जगुड़ी, राजीव सक्सेना, मोना गुलाटी, दुर्दास सिंह, मलयज सौमित्र। नई कविता की हम कुछ विशेषताएं भी देखते हैं, जैसे अनुभूति की सच्चाई तथा यथार्थवादी दृष्टि, क्षणवाद का चित्रण, विसंगतियों, विडंबनाओं का चित्रण, वर्तमान राजनीति का चित्रण, मानवतावादी दृष्टिकोण, शिल्प सौष्ठव। तो नई कविता
ने अपने आसपास के जीवन में जो कुछ सत्य देखा उसी को कवि ने अभिव्यक्ति दी। आज की जो विकृत ज़िंदगी है और संबंधों के टूटने की जो अभिव्यक्ति है, उनका चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं में किया। जैसे कवि धूमिल ने अपनी कविता में मजदूर पेशा लोगों की वस्तु स्थिति का बोध कराते हुए बताया कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो इन यथार्थ स्थितियों से जीवन की कड़वाहट, खीज, असंतोष आदि को व्यक्त कर दिया गया। समकालीन कविता में जीवन के एक एक क्षण को सत्य मान करके उसको प्रस्तुत किया गया। उस सत्य को पूरी शक्ति के साथ एकांगीकार करने का आग्रह किया गया। भारतीय समाज में व्याप्त जो जड़ता है, विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, इनका विरोधपरक चित्रण भी हुआ। आज भारतीय प्रजातंत्र में संविधान और संसद की जो अवहेलना की जा रही है, उसमें इन राजनीतिज्ञों का मुखौटा साफ हो गया। सन 1977 में कांग्रेस के पतन के पश्चात जब मिलीजुली पार्टियों की सरकारें संसद में आने लगी तो उनमें से कुछ आशाबंदी की जनता को स्वस्थ प्रशासन प्रदान करेंगे, पर जनता पार्टी 2.5 वर्ष में ही टूट गई थी। फिर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सत्तासीन हो गई थी।